ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा स्थित एक निजी होटल में पटना के शिल्प अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से 2 दिवसीय परिसंवाद सह कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन बुधवार को दरभंगा डीएम ने मिथिलांचल के शिल्प कला का उल्लेख किया। देखिए रिपोर्ट में। कार्यशाला परिसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स परमेश्वर झा जी, आशा झा जी और इस कार्यशाला में उपस्थित सभी सम्मानित शिल्पकारों में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आप सभी लोग इस बहुमूल्य समय देकर इस कार्यशाला में आने के लिए कृपा की और हम लोगों के इस कार्यशाला को शोभा बढ़ाने की कार्य की। मैं दरभंगा जिला में ज्वाइन करके 10 दिन हुआ, लेकिन दरभंगा जिला का जो रिच कल्चर है, जो इतिहास है, मैं उसे बहुत प्रशंसित हुआ। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, म्यूजियम को विजिट किया, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए कोशिश किया, भी जान ही रहा हूँ। यह पता चला कि जिले के गजट पब्लिकेशन एक होने वाला है, जिसकी समिति भी पूर्व डीएम साहब ने गठित किया, उसको भी आगे बढ़ाने की कार्य करेंगे हम लोग। बहुत खुशी की बात है, आज इस कार्यशाला को आयोजित किया गया और मुझे बताया गया कि लगभग 9000 शिल्पकारों का गठन की गई, उन लोगों को चिन्हित किया गया और लगातार प्रशिक्षण की कार्यक्रम की जा रही। आज की कार्यशाला IDPH प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के माध्यम से ये किया जा रहा है। इसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी एक भवन स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगातार लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्य होगा। साथ में जो टेराकोटा पेंटिंग के लिए, जो टेराकोटा पेंटिंग का जो आर्ट हमारे दरभंगा में फेमस है, उसके लिए बढ़ावा देने के लिए, मार्केटिंग का बढ़ावा देने के लिए भी काम उसमें होगा। मुझे यह भी बताया गया कि टेराकोटा जब निर्माण होता है उसमें ब्रेक हो जाता है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी मशीन सप्लाई करने के लिए काम किया जाएगा। मैं उसके बारे में और विस्तृत रूप से जानना चाहूँगा, उसके लिए मैं अलग से विचार कर लूँगा संबंधित तकनीकी पदाधिकारी इनके साथ। लेकिन ये अच्छी पहल है और केंद्र सरकार की अच्छी पहल है। आज मुझे काफ़ी व्यस्तता थी, लेकिन ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो भी एक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, दरभंगा का संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए मैं उचित समझा कि इस कार्यक्रम में जरूर भाग लूँ और आप सभी लोगों से मिलूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि दरभंगा के बहुत ही नामी कलाकारों और आर्टिसन से मुझे मिलने के लिए मौका मिला। परमेश्वर जी हो या आशा जी हो, उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार
कई सारे आर्टिसंस निकल करके आए और देश विदेश में हमारे दरभंगा के जो संस्कृति है, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो या टेराकोटा पेंटिंग हो, उसको देश विदेश में इसका नाम रोशन हो, यही हम लोग चाहते हैं। उसके लिए जो भी प्रशासनिक पहल होना चाहिए उसमें हर संभव जिला प्रशासन भी खड़ा रहेगा। अभी हाल में हमने आदेश दिया आते ही कि मधुबनी में हम लोग देखे, पटना में हम लोग देखे कि मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से मिथिला पेंटिंग हर जगह पर दर्शाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो कलेक्ट्रेट में जो बाल भवन चिलकारी संस्थान के माध्यम से और बच्चे के माध्यम से जो प्रशिक्षण लेते हैं उनके माध्यम से मिथिला पेंटिंग को पूरा कलेक्ट्रेट के दीवार में लगाने के लिए हमने आदेश दिया और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, इनके साथ भी चर्चा हुई है। और भी कई जगह पर जहां उचित लगे हम लोग चिन्हित करके जगह जगह पर मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करें। जिसे बताया गया कि मौलागंज में टेराकोटा पेंटिंग बहुत फेमस है। तो आर्टिसंस जो छोटे लघु उद्योग हैं उनका मदद करना, समर्थन करना बहुत जरूरी है, ताकि इस संस्कृति से जुड़ा हुआ ये जो उद्योग है उसका कभी दिक्कत कठिनाई नहीं हो। मिथिलांचल की जो शिल्प परंपरा बहुत ही समृद्ध है। आमतौर पर जब भी मिथिला के शिल्प की चर्चा होती है तो सिर्फ हम लोग मधुबनी पेंटिंग तक ही सिमट जाते हैं, लेकिन मिथिलांचल में सिर्फ मधुबनी पेंटिंग ही नहीं है, पेपर मेसी है, टेराकोटा है, सिक्की कला है एवं अन्य कई कलाएं भी हैं जो पूरे मिथिलांचल में व्याप्त हैं। हम लोग मिथिलांचल की सभी कलाओं को इतिहास का स्मरण दिलाते हुए वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और भविष्य में उसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है, उसके लिए यह आयोजन 2 दिवसीय रखा है, जिसमें मिथिलांचल, पटना और दिल्ली से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है ताकि वे हमें दिशा निर्देश और भविष्य के लिए रास्ता दिखाएं। आयोजन का यही मुख्य उद्देश्य है। कितने दिन का कार्यशाला है ये? यह 2 दिवसीय कार्यशाला है, आज और कल चलेगी। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के स्वीकृति का रूप में यह आयोजन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना ने किया। क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार सिन्हा, डिप्टी डायरेक्टर, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा से निष्कासन के बाद कांग्रेस का हाथ थामा और प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर आरोप की झंडी लगा दी। साथ ही कांग्रेस के टिकट पर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। आजाद के पास आरोपी के सिवा अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ खास नहीं है। देखिए उनकी प्रेस वार्ता। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबों से मैंने वादा किया था कि जैसे ही कुछ निर्णय करूंगा, जब भी मिथिलांचल में आऊंगा तो सबसे पहले आप लोगों से रूबरू होऊंगा। कल के कार्यक्रम की आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया पर देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा। आप सबों का धन्यवाद करते हैं और अपनी इस प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं। हमने वैसे लिखित में भी दिया हुआ है, लेकिन आप सबों के लिए हम उसको एक बार पढ़ देंगे। उसके बाद हमको मालूम है कि हमारे यहाँ मित्र जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं वो कोई ना कोई इस विषय को ज़रूर उठाएंगे, लेकिन हमने ज़िंदगी में बहुत बाउंसर खेले हैं और झेले हैं और हुक भी किया है। देश में कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, फिर भी कश्मीर में सैनिक, सुरक्षाकर्मी एवं निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। 215 से अब तक प्रतिवर्ष शहीदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलवामा की घटना ने तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को झकझोर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर पार्टी की ओर से सरकार को पुरजोर समर्थन की घोषणा की है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के सामने कोई सार्थक परिणाम नहीं दर्शाया है। इससे लोगों में भारी रोष है।
एक और देश मरमराहत है, बच्चे पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन बेफिक्र प्रधानमंत्री ने लोगों को झांसा देने के लिए शासन के अंतिम माह में शिलान्यास का हथकंडा अपना रखा है। नरेंद्र मोदी जब एनडीए के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार थे तो उनका कथन था कि सरकार की चूक के बिना आतंकी घटनाएं नहीं हो सकती। यह सुनिएगा गंभीरता से। नरेंद्र मोदी जी जब एनडीए के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार थे तो उनका कथन था कि सरकार की चूक के बिना आतंकी घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उनका बयान बदल गया है और कहते हैं कि बाहरी ताकतों के कारण आतंकी घटनाएं हो रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पुलवामा घटना को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो 10 दिन पहले ही ऐसी घटना को होने का अंजाम की सूचना दे चुकी थी। सुरक्षा बलों को जम्मू से श्रीनगर हवाई मार्ग से ले जाने का आग्रह किया था, लेकिन मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया और उसके फलस्वरूप हमारे सैनिक शहीद हो गए। आपको पता होना चाहिए कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुलवामा घटना के 10 दिन पहले ही सरकार को सचेत कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के रास्ते इस प्रकार की घटना हो सकती है, ऐसी आशंका उन्होंने जताई थी। उस बीच में यह सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और सैनिकों ने कहा था कि लगभग 3000 सैनिक जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हवाई मार्ग से उनको भेजा जाए। यह आग्रह किया था सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है, दुख होता है और शर्म आती है सरकार पर कि उन्होंने उनकी इस बात को नहीं माना। उसके फलस्वरूप हमारे सैनिक शहीद हो गए। भाजपा भावनाओं को भड़काकर सत्ता में आती रही है, उसकी अपनी कोई नीति नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और आरबीआई की स्वतंत्रता के घेरे में खड़ी है। देश की आजादी के बाद पहली बार 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दखल कर आरोप लगाया था। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर का झगड़ा इस कदर सड़क पर आया कि इस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। फिर 18 माह पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। रिजर्व बैंक से सरकार 3.5 लाख करोड़ कैपिटल रिजर्व के रुपए मांग रही थी। यह पहली बार हुआ कि 61 वर्षों में पहली बार किसी आरबीआई के गवर्नर ने यूं इस्तीफा दिया है। अब तक प्रधानमंत्री ने 85 देशों का सफर कर चुके हैं, 170 से अधिक दिनों तक विदेश में रहे हैं। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बावजूद एक छोटा देश पाकिस्तान को बातचीत अथवा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से पाकिस्तान को विश्व मंच पर अलग थलग नहीं कर पाना और न ही आतंकी राष्ट्र घोषित करवा पाना सरकार की विफलता है। देश की आजादी में मिथिलांचल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भागवत झा आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मिथिला के पुराने लोगों की एक यही अभिलाषा है, एक बार पुनः इस क्षेत्र में मौजूदी के साथ कांग्रेस उभरे। लोगों की भावनाओं से मैंने राहुल गांधी को अवगत कराया और उसके बाद मैंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मिथिला के लोगों के आशीर्वाद से यह सपना साकार हो पाएगा। भाजपा पर हमला बोलते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने
एक साजिश के तहत मिथिलांचल के नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। एक एक कर पंडित ताराकांत झा, विजय कुमार मिश्रा, डॉक्टर मोहन मिश्रा, डॉक्टर डीके झा को हाशिए पर धकेलते रहे। हमने आज इसीलिए आपको बुलाया था। आज ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस में आने के बाद। मुझे सदस्यता ग्रहण कराई श्री राहुल गांधी जी ने अपने निवास पर, और मुझे अवसर मिला जब 24 अकबर रोड पर मेरा प्रेस वार्ता हुई। मेरे लिए बड़े भावुक क्षण थे जब मैं याद कर रहा था कि मेरे पिताजी भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वह भी 24 अकबर रोड से जब महासचिव कांग्रेस के रहे तो काम करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्तिगत रूप से उनको चुनकर 1952 में सबसे कम उम्र का संसद सदस्य बनाया था, पहली लोकसभा में। इंदिरा जी के समय वह उनके कैबिनेट मंत्री रहे थे और राजीव जी के समय में वह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हमने अपने पिता से वादा किया था कि जिस ईमानदारी के राह पर वह चले थे, उसी ईमानदारी की राह पर हम भी राजनीति करेंगे। हमारे ऊपर कोई जघन्य अपराध का कोई केस नहीं चल रहा। हमने क्षेत्र में न कमीशन खाया, न कभी झूठ बोला। मुझे यहाँ के लोगों का असीम प्रेम मिलता रहा है। मैं उन दो में से एक हूं जो 1952 से लेकर अब तक 2 बार से ज्यादा चुनाव जीते हैं। अन्यथा फातमी जी और मुझे छोड़कर 1952 से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 2 बार लोकसभा का चुनाव दरभंगा से जीता हो। मैं यहाँ की जनता का सहृदय धन्यवाद और आभार करता हूँ। यह मेरे लिए केवल जनता नहीं, मेरा घर है। दरभंगा के लोग मेरे कुटुंब हैं। और कल जो उन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा में और हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, मैं उस सहयोग को लेकर उनका आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। केंद्र सरकार के अनेकों कार्यक्रम हैं, चाहे वो एयरपोर्ट रहा हो, चाहे रेलवे का डबलिंग का केस रहा हो, या अटल जी के समय में मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिला हो, NH 57 स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर वो सड़क बनाना हो, भक्ति आई पर विभक्त हो गई मिथिला का पुल बनाने की बात रही हो, ऑल इंडिया रेडियो से मैथिली में प्रसारण हो, मखाना अनुसंधान केंद्र हो, अथवा STP। एक बार पुनः उन लोगों ने वही किया जो मेरे साथ एयरपोर्ट पर किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क हम 15-16 में रविशंकर प्रसाद से लिखवा कर लाए थे, उसका भी इन लोगों ने शिलान्यास किया, लेकिन उसमें हमें बुलाने की इन्होंने जरा भी बात नहीं समझी। एक आदमी अलग तो हो सकता है, लेकिन शिष्टाचार के नाते जो सांसद होता है उसको निमंत्रण मिलना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। उसके अलावा तारामंडल 10 सालों से अधर में पड़ा हुआ है। तो ये सभी कार्य हमने दरभंगा के लिए किए। क्षेत्र में उद्योग लगाना, बंद पड़े चीनी मिलों को और इनको चलाना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन राज्य सरकार 15 सालों से 2 साल छोड़कर राजग की सरकार रही है, NDA की सरकार रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और सुशीलवा उप मुख्यमंत्री रहा है। मुझे इन 15 सालों में एक बता दें कि एक भी कोई बाहर से निवेश 500 करोड़ रुपए या ज्यादा का बिहार में यह सरकार लेकर आई हो, तो मैं इनका थपड़ी मारकर, ताली बजाकर इन सबों का स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा। कीर्ति जी, एक सवाल है कि यह राजनीतिक रूप से किया गया केस है। यह उनकी ही अपनी नेशनल हेराल्ड अखबार है जो कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से, आजादी के पहले से चला रही थी। उसमें पैसे नहीं थे तो कांग्रेस ने ही उसमें पैसे दिए थे। खेद की बात यह है कि जिस कांग्रेस की जमीन थी, जिस कांग्रेस का अखबार था, उस कांग्रेस ने जब उसको ही आर्थिक मदद की तो उसको जोड़ मरोड़ कर FIR करने का इन्होंने काम किया है। मतलब यह घर मेरा है, यह घर मैंने खरीदा है, यह घर मेरे नाम से है, और इसमें यदि पैसे की आवश्यकता पड़े
और मैं उसको अपने अकाउंट से इसमें पैसा दे दूं तो वो कहेंगे कि आपने इसमें पैसा क्यों दिया, इसके लिए आपके ऊपर FIR होता है। यह बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल राहुल गांधी के ऊपर नहीं, उन्होंने उनके परिवार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो या उनके सांसद हो, ऐसा क्या है कि पिछले 6 महीनों के अंदर ही इन लोगों के ऊपर FIR हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी से कि जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे और उम्मीदवार थे, आपने हमारे साथ 2G घोटाले की आवाज उठाई थी, आपको ध्यान होगा, हमने भी उठाई थी और कहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कोयला घोटाले की भी बात सामने आई थी जिसमें कहा था कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसी बातें हमने मनमोहन सिंह जी के UPA सरकार में उठाई थी। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी 5 साल पूरे होने को आ गए, 16वीं लोकसभा खत्म हो गई, 2G के अंदर जितने लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो सारे लोग बरी हो गए, कोयला घोटाले में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो बरी हो गए। आपने अभी तक किसी के ऊपर एक भी FIR क्यों नहीं किया? और घोटालेबाज विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग देश को छोड़ के भाग गए। तो यह भी जुमला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने अपना तो आपको बता ही दिया, जो 400 करोड़ का घोटाला DDCA में हुआ था सरकारी दस्तावेज के साथ, इन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका था। मैं समझता हूं कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। सर, भ्रष्टाचार के मामले पे आपके साथ जो भी हुआ वही मुद्दा यहाँ भी उठ रहा है, तो सवाल उठने नाम लेना चाह रहे हैं, कृपया वो नाम लेंगे। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चली। एक केस को 6 जगह बंटवा दिया गया जिससे कि वो 6 जगह पर फंसे रहें। उनके ऊपर दूसरे केस भी लगाए गए, रेलवे के केस लगाए गए जिन केसों में कोई दम नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर जो राजनीतिक रूप से लोगों के ऊपर केस चलाए जा रहे हैं उनमें लालू प्रसाद यादव भी हैं। अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्ती दबाव डालकर किसी को जबरदस्ती भ्रष्ट बोलना उचित न होगा। सर, एक बात बताइए, आप 3 बार भाजपा करना मेरा सदैव मकसद रहा है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में गया था तब भी मेरा मकसद देश की सेवा करने का था। मुझे मालूम नहीं था कि पिछले 5 साल में उस मुखौटे के पीछे एक घिनौना चेहरा है। मैं जुमले पर जुमले इन 5 सालों में सुनता रहा। उन जुमलों में सबसे बड़ा जुमला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसमें एक जुमला था कि पाकिस्तान एक सर सैनिक के हमारे जाएंगे तो पाकिस्तान का 10 सर लेकर आऊंगा, आज तक एक सर नहीं आया। एक जुमला था जो गांव देहात में गरीब लोग पूछते हैं कि 15-15 लाख रुपये हमारे बैंक खाता में कब आएंगे। पढ़े लिखे बच्चे यह पूछते हैं कि हमारी 2 करोड़ साल की नौकरी का क्या हुआ। आपको ध्यान होगा कि हम ही चिल्लाकर बोलते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है, $30 बैरल है, जबकि मनमोहन सिंह जी के समय में 140 थी। यह सारे जुमले सुनता रहा, स्मार्ट सिटी का जुमला सुनता रहा। आज तक हिंदुस्तान में एक स्मार्ट सिटी बनकर तैयार नहीं हुआ। किसी के बैंक अकाउंट में, एक आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं गए। उज्ज्वला योजना की बात तो आपने की, 6 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन देने की बात तो की, लेकिन 20% लोगों ने भी रिफिल नहीं खरीदा, क्योंकि वह गरीब लोग जो मनरेगा के अंदर 200 रुपए प्रतिदिन कमाते हो, 1,000 रुपये का सिलेंडर मिलता है। अगर 200 रुपए रोज का कमाते हैं और 200 दिन काम करते हैं तो आप समझें 110-120 रुपया रोज का हुआ। उसके घर में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उन सबों को देखेगा या वह गैस का सिलेंडर खरीदेगा। इसलिए वह भी एक जुमला साबित हुआ। यही कारण है कि मेरा मन उचट गया भारतीय जनता पार्टी से, और मैं
कांग्रेस पार्टी में जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास करती है, कांग्रेस जिसने जात पात नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, आगे बढ़कर काम करती है। मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने पिताजी के पार्टी में वापस आया हूं। दरभंगा स्थित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में राजकुमार सोमेश्वर सिंह की 73वीं जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुफ्त जांच शिविर में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा मुफ्त दवा वितरण किया गया। देखिए रिपोर्ट में। पर जब भी मैं आता हूँ तो उनसे जो मेरी 2 छोटे मुलाकात हुई थी अक्सर याद आती है। सन 1986 में जब मेडिकल कॉलेज का हीरक जयंती समारोह डायमंड जुबली सेलिब्रेशन होना था, हम लोग गए थे रामबाग में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर एस.एन. सिन्हा के साथ और उनसे अनुरोध किया था कि ये पूरे समारोह के हीरक जयंती समारोह के मुख्य संरक्षक हों। उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकृति दी थी और पूछा था कि मुख्य संरक्षक के तौर पर हमें क्या करना है। हमने कहा कि आप संरक्षक है, पूरे समारोह को संरक्षक देना है। और उस समय कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ थी, प्रचार प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर अखबारों में नहीं हो पा रहा था और उस समय अखबार का मतलब था इंडियन नेशन और आर्यावर्त। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशन और आर्यावर्त में लगातार 2 दिन फुल पेज इंसर्शन दरभंगा मेडिकल कॉलेज हीरक जयंती समारोह का हुआ था। मैं मांगने गया था, एक उनकी दानशीलता देखिए, उन्होंने 2 इंसर्शन फुल पेज का लगातार 2 दिन दिया। दानशीलता का नाम दरभंगा राज है। राजकुमार सोमेश्वर सिंह जब उत्तराधिकारी के रूप में, राज परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ के जनता के बीच आए तो उस समय राज परिवार के समक्ष बहुत सारी कानूनी अड़चनें थीं, बहुत सारे लिटिगेशंस थे। और आप जो लोग मुकदमा लड़ते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, उनको पता है कि कितना दुहर कार्य है इस कानूनी अड़चनों से लड़ना। उसके बावजूद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडियन नेशन, आर्यावर्त और उद्योग के क्षेत्र में चीनी मिल का और कलकत्ता के यातायात कंपनी का झंडा हमेशा बुलंद रखा। और हम लोग गर्व से कहते थे जब कलकत्ता जाते थे कि ये दरभंगा की कंपनी है, वॉलफोर्ड कंपनी दरभंगा की है, गर्व से कहते थे। ये आज राजकुमार सोमेश्वर सिंह जी की 73वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य DMCH इसके मुख्य अतिथि थे जिन्होंने उद्घाटन किया इस समारोह का। और इस अवसर पर राज परिवार के रत्नेश्वर सिंह, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जो मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उमेश चंद्र झा इस समारोह में शामिल हुए। और ये राजकुमार सोमेश्वर सिंह जी की 73वीं जयंती थी। इस अवसर पर जो है अस्पताल की ओर से
हर साल की तरह मुफ्त चिकित्सा शिविर, मुफ्त मधुमेह जांच शिविर और दवा वितरण का मुफ्त दवा वितरण का कार्य किया गया है। इस अवसर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉस्पिटल से जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास किया गया और मेरे द्वारा सभी मीडिया कर्मियों से यह आग्रह भी किया गया कि इसका प्रचार प्रसार इस अस्पताल का किया जाए ताकि समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े लोगों को के लिए यह अस्पताल उपयोगी हो सके। यहाँ हर दिन मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था है और केवल 20 रुपये रजिस्ट्रेशन में मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त दवा की सुविधा दी जाती है। अपना शुभ नाम क्या? मेरा शुभ नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव, मैं इस संस्था का सचिव की भांति मुफ्त दवा वितरण का भी कार्य किया गया है और कल हम लोग इस समारोह का कल दूसरा दिन होगा जब इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक महोदय डॉक्टर आर प्रसाद उपस्थित होंगे और कल की विशेषता ये होगी, कल होम्योपैथी जांच शिविर के साथ साथ कल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें संभावना है कि राज परिवार के सदस्य लोग भी शामिल होंगे। कतिपय मांगों को लेकर संबद्ध महाविद्यालय के 4 शिक्षकों की भूख हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। हैरत की बात यह है कि मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने भूख हड़ताल समाप्त करवाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की है, जबकि आंदोलनकारी शिक्षक विगत 9 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। हम 9वां दिन हमारे साथी अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका बहुत हालत खराब है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि मेरा जो चयन समिति जितने भी शिक्षक का हुआ है उनका नोटिफिकेशन इन्होंने किया था और उसी का राज्य सरकार एक चिट्ठी आई है कि इन लोगों को मैंने पावर दे दिया है वीसी को कि आप लोग इनका नोटिफिकेशन कर दिया जाए, पद सृजन कर दिया जाए। लेकिन ये भ्रष्ट वीसी पैसा के लिए जितने भी पदाधिकारी है, बहुत सारे सेक्रेटरी इसमें मिले हुए हैं, ये लोग मिलकर चाहते हैं कि इन लोग का पद सृजन नहीं करे। इसीलिए जब तक कि भ्रष्ट वीसी हम लोग का पद सृजन नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, इनसे काम करा के उठेंगे, चाहे इसके लिए जो बलिदान देना पड़े हम लोग देने के लिए तैयार हैं और इनसे काम करा के रहेंगे, यही मेरा कहना। इस करीब आज क्या किया यूनिवर्सिटी में? हम लोग आज तालाबंदी किए हैं और लिख के भेज दिए हैं कि इनको हम लोग अनिश्चितकालीन हम तालाबंदी करेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरा नहीं करते। कितने आदमी भूख हड़ताल पर बैठे? हम लोग अभी 4 आदमी थे और इन लोगों का बहुत हालत खराब है। हो सकता है हम उनको बदल के और लोगों को बैठावे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश राम। कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार की शाम लहेरिया सराय तथा दरभंगा की आम जनता, व्यवसायी एवं सहारा इंडिया की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और मार्च में शामिल लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए।
शहीद जो भारतीय शहीद हुए हैं सैनिक, हम उनके विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ और हम इस इंडिया सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस 42 के बदले हम 420 सैनिक पाकिस्तान का मार गिराए, इसके बाद ही हम लोगों का आक्रोश समाप्त होगा। अभी तो हम लोग शांति मार्च निकाले हैं, कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा भी करेंगे। ये कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा जो है डीबी मार्केट अभियंता निवास के सौजन्य से और सारे व्यावसायिक समुदाय की तरफ से निकाली गई है, जिसमें उत्तर पश्चिम से लेके डॉक्टर अरुण राय और गुलाब मेडिकल से लेके आशीष जनरल स्टोर से लेके बीच के सारे सौजन्य से से कर्पूरी चौक से निकाला। मुन्ना जी रीजन के लोकल समस्त ब्रांच है, शिवधारा है, गोसा घाट है, किला घाट है और बालू घाट है, दरभंगा सेक्टर ब्रांच है, गणेश मंदिर है। ये लोकल जितने भी स्थानीय यहाँ पे ब्रांचेज है, सहारा इंडिया परिवार की तरफ से जो हमारे सैनिक के लिए हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो भी हुआ है इसके लिए हम लोग शोक प्रकट कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं इस विषय पर? सरकार से क्या मांग करना है कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, मुंहतोड़ जवाब दे और शहीदों को मुहैया कराया जाए, इसमें कि भरपूर जो शहीद हुए हैं उनका एक एक खून का कतरा का बदला लिया जाए। उनके परिवार का जो है भरण पोषण हो, ऐसे रोज रोज शहीद ना हो। हमारे जवान मरे जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रतन कुमार कन्हैया जी, रीजनल वर्कर मिथिलांचल। जो पुलवामा में हुआ है, कश्मीर विगत कई सालों से जल रहा है। पुलवामा में हुआ इस तरह का कायराना हरकत हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें पूरा देश उद्वेलित है, खून खौल रहा है। हम लोग एक व्यावसायिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने आज शांतिपूर्वक मार्च निकाला शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को कष्ट सहने का, दुख सहने का क्षमता दे। हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि शहीद के परिजनों का पूरा ख्याल रखा जाए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। हम लोग साथ हैं, एक साथ हैं। क्या नाम है? आशीष अग्रवाल। हम दरभंगा सेक्टर से सेक्टर मैनेजर AK श्रीवास्तव हम लोग जुलूस निकाले हैं और अपने सरकार से हम सभी लोग का मांग यही है कि इसको ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाए पाकिस्तान को, कि सबक सीखे। आने वाले समय में हमारे कोई भी सैनिक किस्म के गुमराह न हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसमें की। और सरकार से भी मांग करेंगे जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको भरपूर मुहैया कराया जाए इसमें कि उनके भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए इसमें। इसके लिए हम सभी लोग अश्रुपूर्वक इसमें की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सहारा इंडिया इसमें की मिथिलांचल की तरफ से। बिरसा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को MRM कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट का औपचारिक लोकार्पण किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद झा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कोर्ट जो है लड़कियों के लिए बनवाया हुआ है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद की उतना ही महत्व है जितना कि क्लासरूम टीचिंग का होता है। यहाँ पे लड़कियाँ हॉस्टल में भी रहती थी और ये खेल की कमी, एक खेल के मैदान की कमी यहाँ पे बड़े शिद्दत से महसूस की जा रही थी। मुझे विश्वास है कि इस बास्केटबॉल के बनने के बाद लड़कियों को एक खेलने का एक उचित माहौल मिल जाएगा और लड़कियाँ और अच्छा कर सकती हैं। मैं पुनः डॉक्टर अरविंद झा जी को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बास्केटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, जो कि हमें लगता है कि विश्वविद्यालय में भी इस स्तर का कोर्ट नहीं है, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बास्केटबॉल कोर्ट के आज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय कुलपति महोदय, समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौधरी जी, मंचासीन विश्वविद्यालय के खेलकूद पदाधिकारी श्री अजय नाथ झा जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वर्गीय अनिल कुमार झा जी के धर्मपत्नी, उनके लड़के अभिषेक जी एवं पुत्री निधि जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारी बंधु, मीडिया के आए हुए सभी बंधु एवं सभी उपस्थित छात्राओं, निश्चित रूप से आज का दिन इस महाविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज इस उद्घाटन समारोह में माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित होकर जो हम सबों के प्रति एक स्नेह दिखाया है, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कुलपति महोदय को आज राजभवन में 1:30 बजे मीटिंग है, फिर भी अपने व्यस्त समय के बीच उन्होंने आधे घंटे के लिए ही सही उपस्थित होने के लिए जो अपनी कृपा दिखाई है, उसके लिए महाविद्यालय परिवार आपके प्रति आभारी है। आज की खबरें में ये संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।